Hello, my dear students. How are you? I'm sure you must be very happy and cheerful. I welcome you to Saini Physics classes. I'm Professor H.R. Saini. I'm here to make physics interesting, easy to understand and a scoring subject for you. आप मेरे वीडियो अच्छी तरह देखते जाओ, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, आपको फिजिक्स बिल्कुल आसान और इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग लगेगी। सो आओ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज +1 का चैप्टर फर्स्ट है फिजिकल वर्ल्ड और इसका है वीडियो नंबर 3 एंड द टॉपिक इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। वी नो दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, or you can say that it is the study of matter and energy, because nature में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक मैटर और दूसरे एनर्जी। और अगर ये फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर है तो इट इज़ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर आर मैनी फिनोमिना टेकिंग प्लेस इन नेचर। उन सबको हम थोड़ी से लॉज के बेसिस पे, सम बेसिक लॉज और बेसिक फोर्सेस लेके उन सभी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज फोर्स। जैसे कि आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन। एंड देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फोर्सेस, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, देन मैग्नेटिक फोर्स, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, देन मस्कुलर फोर्स, देन फोर्स एक्सर्टेड बिकॉज ऑफ प्रेशर, जैसे हवा चलती है बड़ी तेज तो वो हम पे फोर्स एक्सर्ट करती है। देन फोर्स ड्यू टू टेंशन इन ए स्प्रिंग और ए रोप, देन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, फोर्स ड्यू टू बुएंसी एटसेट्रा। सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फोर्सेज इन नेचर। लेकिन इतनी सारी फोर्सेज की बजाय हम कह सकते हैं कि देयर आर 4 fundamental forces in nature, and those forces are number 1 gravitational force, number 2 weak nuclear forces, number 3 electromagnetic forces और number 4 strong nuclear forces। तो पहले हम आते हैं gravitational forces और gravitational force। Now what is gravitational force? The force of attraction between any two bodies in this universe is known as the gravitational force or simply gravitation। और इसके कारण हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, बट इट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। इस फोर्स से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ, देन मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये सब कुछ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो रिमेंबर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स। नाउ वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द वीकेस्ट फोर्स, जैसे मैंने आपको बताया सबसे कमजोर फोर्स है, बट इट प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज नेवर रिपल्सिव। दो बॉडीज अपने मासेस के कारण सिर्फ अट्रैक्ट करती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करती। देन दिस फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। And what is the meaning of inverse square law? This law states that the gravitational force between two bodies or two objects in this universe is inversely proportional to the square of the distance between them. Then this force is a central force. Now what do we mean by a central force? किसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स if it acts along the line joining the centers of the two interacting bodies. So that is called a central force. Then it is a conservative force. What is a conservative force? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फोर्स कंजर्वेटिव भी होती है, नॉन कंजर्वेटिव भी होती है। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय इट और अगेंस्ट इट इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलोंग विच द बॉडी इज मूव्ड।
जिस मर्जी रास्ते से चले जाओ, जो मर्जी पाथ फॉलो कर लो, किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर ग्रेविटी लेके जाती है या हम अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जाते हैं, तो जो वर्क डन है दैट रिमेन्स द सेम, and therefore it is called a conservative force. Then it is a long range force. Long range force means कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक एक्ट कर सकती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू प्लैनेट्स और बिटवीन सन एंड एनी अदर प्लैनेट और एनी अदर हेवनली बॉडी। नाउ दीज बॉडीज आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। क्योंकि ये फोर्स बहुत दूर तक लग सकती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। एंड मैथमेटिकली द फॉर्मूला फॉर दिस फोर्स वाज गिवन बाय न्यूटन, विच इज कॉल्ड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और वो लॉ है कि F = G m1 m2/r²। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसमें कैपिटल G जो है, ये आप जानते हैं, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज द सेम एट ऑल प्लेसेस इन दिस यूनिवर्स। m1 and m2 आर द masses of the two bodies which we are considering, and r is the distance between their centers। और कैपिटल G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में हर जगह पे इसकी जो वैल्यू है दैट इज द सेम, इक्वल टू 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देन दिस फोर्स इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। और जैसे कि मैंने आपको ग्रेविटी में बताया था कि ग्रेविटी किसको कहते हैं, ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, इस दुनिया की हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद ए फोर्स नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स और सिंपली ग्रेविटेशन। अब अगर हम उन दो बॉडीज में से जिनमें हम ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर एक बॉडी हम अर्थ फिक्स कर लें तो उनमें जो फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। दैट मीन्स ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन इन विच वन ऑफ द अट्रैक्टिंग बॉडीज मस्ट बी अर्थ, एंड देयरफॉर यू कैन से दैट ग्रेविटी इज द फोर्स विद विच ए बॉडी is attracted towards the center of the earth, and it is because of gravity that all bodies fall towards the center of the earth। अब इसका जो फील्ड पार्टिकल है, हम कहते हैं कि कोई भी जो दो फोर्सेस, कोई फोर्स जो होती है बिटवीन टू बॉडीज, जिस तरह की मर्जी फोर्स हो, यहां पे हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो हम कहते हैं कि जिन बॉडीज में ये ग्रेविटेशनल फोर्स है दे एक्सचेंज ए पार्टिकल अमंग देमसेल्व्स। दोनों बॉडीज, जैसे दो बच्चे बॉल खेलते हैं, मैं एक बच्चा दूसरे की तरफ फेंकता है, दूसरा उसकी तरफ वापस फेंकता है, इसी तरह ये दो बॉडीज हैं जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, दे एक्सचेंज ए पार्टिकल बिटवीन देमसेल्व्स, और उसको हम फील्ड पार्टिकल भी कहते हैं। और अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि नेम दी एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और द फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपने कहना है कि इट इज कॉल्ड ग्रेविटॉन, GRAVITON। So what is graviton? It is the exchange particle of gravitational force. So these are some of the properties of the gravitational force. Now we come to weak nuclear forces. These are the forces between elementary particles of short lifespan. अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आपने पहले कहीं रेडियो एक्टिविटी शायद पढ़ा हो, नहीं तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे और +2 में जाके हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें से स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन बाहर निकलती रहती है, और स्टडी करने पे हमें पता चला कि वो जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन हैं वो 3 तरह की हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। ये तीनों तरह की हम पढ़ेंगे इन +2 जब हम एटम्स और न्यूक्लियाई वाला चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो बीटा रेज है, व्हाट आर दोज? तो experimentally it has been found that beta rays or beta particles are nothing but fast moving electrons। अब आपको पता है कि ये जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है, इट इज़ ए न्यूक्लियर फिनोमेना, यानी कि ये जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती है वो न्यूक्लियस में से निकलती है। तो बीटा पार्टिकल भी न्यूक्लियस में से आए, और बीटा पार्टिकल क्या हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स।
और आपको पता है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, न्यूक्लियस में सिर्फ होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए जो कि निकलते हैं? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव किया है कि जो बीटा रेज हैं या बीटा पार्टिकल्स हैं उनका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, उन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इनसे हमें पता चलता है दे आर नथिंग बट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। और इसका जवाब है कि हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं और दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब देखिए, जो न्यूट्रॉन है इट इज़ ए स्टेबल पार्टिकल एज लॉन्ग एज इट इज़ विद इन द न्यूक्लियस। लेकिन जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस डिके करता है, न्यूट्रॉन बाहर आते हैं, तो बाहर आने पे जो न्यूट्रॉन है दैट इज़ अनस्टेबल और वो बदल जाता है इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन तो रहता है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन जो आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ बीटा रेज, इट कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस और हम कहते हैं कि ये बीटा रेज हैं। अब देखिए, जो न्यूट्रॉन है वो डिके किया, उसका हाफ लाइफ होता है अबाउट 12 मिनट्स। हाफ लाइफ का मतलब होता है जितने टाइम में टोटल जो शुरू में रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो उनके एटम आधे होने में जितना टाइम लगता है उसको हम उसका हाफ लाइफ कहते हैं। तो न्यूट्रॉन का हाफ लाइफ लगभग 12 मिनट के बराबर होता है। तो उसमें से बीटा पार्टिकल बाहर आए। अब जब बीटा पार्टिकल बाहर आए तो उन सब की वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि सेम नहीं होती। कुछ बीटा पार्टिकल्स की वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है और कईयों की बहुत ज़्यादा होती है। देन हाउ टू एक्सप्लेन इट, कि ये कैसे हो गया, कैसे इतना वो स्पेक्ट्रम ऑफ वेलोसिटी और एनर्जी बन गया ऑफ बीटा रेज और बीटा पार्टिकल्स। तो उसके लिए पॉली ने एक नए पार्टिकल की एग्जिस्टेंस के बारे बताया। उसने कहा कि जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसके साथ ही एक और पार्टिकल पैदा होता है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, इसका सिंबल होता है न्यू बार, न्यू के ऊपर ऐसे करके बार डाल देते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। इस पे कोई चार्ज नहीं होता और इसका मास बहुत कम होता है, या इसको ऑलमोस्ट हम मासलेस भी कह सकते हैं। तो बीटा और दूसरा क्या हो गया, एंटी न्यूट्रिनो, ये इकट्ठे बाहर आते हैं और जो एनर्जी मिली इनको, काइनेटिक एनर्जी मिली, वो आपस में शेयर करते हैं। तो अगर शेयर बीटा पार्टिकल का ज़्यादा हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो गया, उसने ज़्यादा एनर्जी ले ली, तो नेचुरली उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर एंटी न्यूट्रिनो ज़्यादा ले लेगा तो फिर बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और वेलोसिटी कम हो जाएगी। सो दैट एक्सप्लेन्स कि वो जो बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन हैं जब न्यूक्लियस में से बाहर आते हैं तो सबकी वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी सेम क्यों नहीं होती। दैट वाज ड्यू टू दिस। और उसने कहा कि ये जो बीटा पार्टिकल हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी न्यूट्रिनो, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस फोर्स। दे इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू ए वीक फोर्स नोन एज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो ये फोर्स होती है बिटवीन the elementary particles. For example, it can be between a lepton and a lepton. These are also elementary particles. It can be between lepton and a meson. So meson is also an elementary particle. अब आगे इसकी properties. These forces do not follow parity symmetry. अब सुनो ध्यान से, ये आपके लिए नया वर्ड है, पैरिटी सिमेट्री। पैरिटी सिमेट्री का मतलब ये होता है कि मिरर सिमेट्री होना। जैसे मान लो मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ठीक है, उसका कुछ रिजल्ट आया, अब मैं अपने अपरेटस का मिरर इमेज देखता हूँ, यानी कि आपको पता है कि लेटरली इन्वर्टेड बन जाता है ये। अगर इसका मिरर इमेज भी, यानी कि मैं अपने अपरेटस को इस तरह एडजस्ट करूँ ताकि वो इसका क्या बन जाए, मिरर इमेज, तो भी रिजल्ट सेम आना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम बोलते हैं देयर इज पैरिटी सिमेट्री। लेकिन ये जो फोर्सेस हैं ये दे डू नॉट फॉलो पैरिटी सिमेट्री। देन दे डू नॉट फॉलो चार्ज पैरिटी सिमेट्री, ये चार्ज पैरिटी सिमेट्री भी फॉलो नहीं करती। देन these forces are responsible for change in flavors of quarks. Now what do we mean by flavors of quarks? ये quarks हम पढ़ेंगे +2 में, पहले ही चैप्टर में।
6 तरह के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्टेन क्वार्क, टॉप और बॉटम क्वार्क। दीज आर कॉल्ड डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क्स। अब एक तरह के क्वार्क दूसरी तरह के क्वार्क में बदल सकते हैं। एक्चुअली क्वार्क जो है ये पार्टिकल्स हैं जिन पे चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन अभी तक इनको हम आइसोलेट नहीं कर पाए, इसलिए अभी हम इनकी एग्जिस्टेंस को पक्के तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन ये माना गया कि ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं। तो ये फ्लेवर बदलने का मतलब कि एक तरह के क्वार्क को दूसरी तरह के क्वार्क में बदला जा सकता है थ्रू द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। देन दीज फोर्सेज, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया सारा, दीज फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डिके। बीटा डिके मतलब जब न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल बाहर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं बीटा डिके। वो सारी चीज मैंने आपको बताई है। और इसका एक्सचेंज पार्टिकल इन इस फोर्स का होता है W and Z bosons, W and Z bosons, ये आपने याद रखना है। Then we have the third kinds of forces, electromagnetic forces। सुनो ध्यान से, the forces between two charges are called electromagnetic forces। अभी मैं बताऊंगा कि मैग्नेटिक क्यों, why not only electric force या electrostatic forces अगर चार्जेस में हैं तो, लेकिन उसका मैं जवाब देता हूं आपको। अब अगर दो चार्ज लाइक होंगे तो रिपेल करेंगे, और अगर वो अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब दीज फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टेड एज वेल एज रिपल्सिव। अब जब कोई चार्ज मूव करता है तो इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें भी फोर्स होती है। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें भी फोर्स लगती है, जिसको हम बोलते हैं लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। अभी आप याद रखो, ये +2 में सब कुछ आएगा। उसको बोलते हैं लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब हम मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को सेपरेट नहीं कर सकते, दे आर इनसेपरेबल। दैट इज व्हाई दीज फोर्सेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। और इनका जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो होता है फोटोन। कई बार इसको वर्चुअल फोटोन भी लिख देते हैं। रिमेंबर, द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस इज फोटोन और वर्चुअल फोटोन। Now we come to properties of these forces. These forces can be attractive or repulsive। ये मैंने आपको बताया कि अगर चार्जेस लाइक हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगी, अगर चार्जेस अनलाइक है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। देन दीज आर आल्सो लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ये भी काफ़ी दूर तक एक दूसरे पे चार्ज लगाते हैं फोर्स। वन चार्ज एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द अदर अप टू वेरी लार्ज डिस्टेंस। देन दे आल्सो ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड फॉलो कूलम्स लॉ। और आपको पता ही है, जैसे ये ग्रेविटेशन में मैंने आपको बताया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें पता है कि देयर इज ए लॉ कॉल्ड कूलम्स लॉ। और वो लॉ क्या है, दैट द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू charges Q1 and Q2 separated by a distance small r in air or vacuum is given by 1/4 pi, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 divided by r square। This law is very similar to Newton's law of gravitation। वहाँ पे M1 M2 masses का प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे Q1 Q2 चार्जेस का प्रोडक्ट आ गया, और r is the distance between the two point charges, और ये कांस्टेंट है। इसमें एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 8.854 हम 8.5 तक भी रहने देते हैं, इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। और अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो ये आ जाती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो आप देख सकते हैं कि इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ बिकॉज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरेक्टिंग चार्जेस। देन दिस इज ऑल्सो ए सेंट्रल फोर्स, और मैंने आपको बताया कि सेंट्रल फोर्स किसको कहते हैं, विच एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। यहाँ पे वो पार्टिकल कौन से हैं, चार्जेस। देन इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर, वो भी मैंने आपको बताया। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय इट और अगेंस्ट इट इन मूविंग
a body from one point to another is independent of the path along which it is moved, then it is much stronger than the gravitational forces. उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ये फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्गर हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स को डोमिनेट क्यों नहीं करती? वाई डू ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस? तो ध्यान से सुनो बेटा आंसर. आपको पता है कि एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, अब मैटर किसकी बनी है? एटम्स की. कोई भी चीज़ है जिसका कुछ मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको मैटर कहते हैं. और मैटर बनी हुई है एटम्स की, और हर एटम जो है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इसका मतलब मैटर एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो अगर उस पर नेट चार्ज ही नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो होगी ही नहीं. इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स in spite of the fact that gravitational force is much weaker than the, अभी मैं बताऊंगा कितने टाइम्स उससे वीकर है, much weaker than the electromagnetic force. Then these forces are responsible for the complete structure of the nucleus. Complete structure of the nucleus में आपको पता है न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव. इसका मतलब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव. और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन राउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज. अब जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये, और दिस फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. देन दीज फोर्सेज आर, हाँ, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द electromagnetic forces. Now we come to the strong nuclear forces. Strong nuclear forces. The forces between the nucleons, that means the particles present in the nucleus are called strong nuclear forces. और न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस में पार्टिकल होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, और हर प्रोटॉन पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है. एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि उसकी मैग्नीट्यूड उतनी होती है जितनी के एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. लेकिन इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव. उनमें जो फोर्स है, एंड दीज फोर्सेस आर वेरी वेरी स्ट्रांग. दे आर द स्ट्रांगेस्ट फोर्सेस इन नेचर. क्योंकि देखो प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. अब मान लो किसी न्यूक्लियस में 2, 4, 10, 20 ऐसे पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, दैट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. और साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 और 10⁻⁻14 मीटर. दैट मीन साइज इज वेरी वेरी स्मॉल. तो वो जो प्रोटॉन है उसमें उनमें डिस्टेंस बहुत कम है, तो जो उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी या फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी. क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बिटवीन टू प्रोटॉन्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं वो आ जाएगी 1/4πε0 इनटू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, वो ई के बराबर आ गया, विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इनटू चार्ज ऑन दी सेकेंड प्रोटॉन, वो भी इतना ही हो गया, और ओवर आर स्क्वायर. और ये डिस्टेंस बहुत थोड़ा है, और इसकी वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁻9, और ये डिस्टेंस बहुत ही थोड़ा होता है. और अगर ये डिस्टेंस बहुत कम होगा तो उसका स्क्वायर और भी कम आएगा. तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिटवीन प्रोटॉन्स दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इस फोर्स से जो न्यूक्लियस है उसको तो डिसइंटेग्रेट हो जाना चाहिए. लेकिन आपको पता है कि न्यूक्लियस बहुत स्टेबल होता है, तो वो कौन सी फोर्स है जो इस फोर्स को काबू करके रखती है, उस पर कंट्रोल करके रखती है? दैट फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. सो रिमेंबर, the strong nuclear forces are the strongest forces in nature and are responsible for binding the nucleons in a very very small volume of the nucleus. So
then the properties of these forces are, these are the strongest forces in nature. मैं आपको बता चुका हूँ, these are short range forces. क्यों कि न्यूक्लियस का तो साइज ही बड़ा थोड़ा होता है, तो उतने न्यूक्लियस में ही ये इफेक्टिव होती हैं. दैट इज़ वाई they are effective only up to very small distance. Then they are charge independent. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अब अगर आपको मैं कहूँ कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, उसको मैं कह देता हूँ FPP. FPP मीन्स फोर्स बिटवीन ए प्रोटॉन एंड ए प्रोटॉन, एंड FPN force between proton and neutron, and FNN that means force between two neutrons. अगर मैं रेशो पूछूं ये क्या, तो आपका आंसर होना चाहिए 1:1:1. अब देखिए यहाँ पे ये दोनों प्रोटॉन जो हैं इन पे चार्ज है, इस पे प्रोटॉन पे है, न्यूट्रॉन पे नहीं है, इस पे दोनों पे नहीं है, लेकिन फोर्स बराबर है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट दीज फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट. देन they do not obey inverse square law. That means they are not proportional to 1/r square. They are inversely proportional to some higher power greater than 2 of the distance between the two nucleons. Then they can be attractive as well as repulsive. ये भी ध्यान से सुनने वाली बात है. साइज न्यूक्लियस का बहुत छोटा है, तो these forces are effective only within the nucleus. अब कब होती हैं रिपल्सिव और कब होती हैं अट्रैक्टिव? देखिए, अगर दो न्यूक्लियॉन्स में डिस्टेंस 0.8 फर्मी से, और एक फर्मी का मतलब आप जानते ही हैं 10⁻⁻15 मीटर, 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर. इसको फेम्टोमीटर भी बोल देते हैं. तो अगर डिस्टेंस 0.8 फर्मी या इससे कम है, देन दीज फोर्स आर रिपल्सिव. लेकिन जब दो न्यूक्लियॉन्स में डिस्टेंस 0.8 फर्मी से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो दीज फोर्सेस आर अट्रैक्टिव एंड दे आर इफेक्टिव अप टू 10 फर्मी. 10 फर्मी मीन्स हाउ मैनी मीटर्स? 10 into 10⁻⁻15 meter. 10 Fermi. And what is 1 Fermi? 10⁻⁻15 meter. That means up to 10⁻⁻14 meter, which is almost the size of the nucleus. So that is the meaning of this, that they are attractive as well as repulsive. Then they show saturation properties. इसका मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियंस हैं, they interact करने का मतलब कि फोर्स लगाते हैं ओनली विद देयर इमीडिएट नेबर्स. जो उनके बिल्कुल पास पास हैं उन पे ही फोर्स लगाते हैं, खुद उनके कारण फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. लेकिन जो दूसरे थोड़े दूर वाले न्यूक्लियन हैं उन पे वो कोई फोर्स नहीं लगाते. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट दे शो सैचुरेशन प्रॉपर्टीज. देन दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेज, दे आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज. और एक चीज और यहाँ पे प्रॉपर्टी हम ऐड कर लेंगे, दे आर स्पिन डिपेंडेंट. स्पिन डिपेंडेंट, आपको पता है स्पिन, ये आपने पढ़ा, स्पिन क्वांटम नंबर भी होता है +-1/2. तो अगर दो न्यूक्लियॉन का स्पिन एक दूसरे के पैरेलल है, दैट मीन्स दे आर स्पिनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो उनमें जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन जिनका स्पिन जो है वो एंटी पैरेलल है. Now I come to the relative magnitude of these forces. If I denote the gravitational force by Fg, weak force by Fw, electromagnetic force by Fem, and nuclear force by Fn, then this ratio is 1:10⁻25:10⁻36 into 10⁻38. तो ये बेटा जी आपने याद रखना है. अब इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है कि Fw/Fg equal to 10⁻25/1. That is the weak force, weak nuclear force is about 10⁻25 times stronger than the gravitational force, and electromagnetic force is how many times stronger than the gravitational force? 10⁻36.
तो अभी मैंने आपको बताया था कि डोमिनेट कौन सी करती है, बेशक ये बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस, डोमिनेट ग्रेविटेशनल फोर्स करती है, क्योंकि इन जनरल मैटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी, ये रेशियो अगर निकालें तो आ जाएगा 10⁻²⁰, कितना आ गया, 100 आ गया। दैट मीन्स न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.